नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान सिविल सर्विस टेस्ट सीरीज। इकोनॉमिक के क्वेश्चन देख रहे थे हम। ये पुराने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस इन सब में आए हुए क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज में। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन है। कौन सा सही है? आईएमएफ, आईएफसी, आईफेड या आईआईएमए? देखिए, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? ये आईफेड द्वारा चलाया गया था। सही आंसर इसका आईफेड है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो कि कृषिगत महिलाओं के कल्याण के लिए विशेषतः कार्यरत है। इसकी पूरी व्याख्या। यह वित्तीय सेवाएं, कौशल विकास और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना इत्यादि कार्यक्रमों के अनुरूप कार्यरत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जवाहर रोजगार योजना के संबंध में कौन सा सही है? यह इंदिरा गांधी के समय शुरुआत हुई थी। इसका लक्ष्य 2 लाख लोगों को रोजगार देना था। यह योजना गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग मुख्यतः इनमें शामिल है। या इस योजना के अधीन जनित रोजगार का 30% स्त्रियों के लिए आरक्षित था। कौन सा सही है? ए, बी, सी, डी? चलिए आंसर देखते हैं इसका। जवाहर रोजगार योजना में यह डी आंसर इसका सही है, 30% स्त्रियों के लिए। यह काफी पुरानी योजना है। सन 1989 में शुरुआत हुई थी इसकी, और यह ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनके लिए कार्यरत है। चलिए इसका आंसर देखते हैं और पूरी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर डाल दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा इसे। अगला क्वेश्चन, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम कौन से राज्य में शुरुआत हुई थी? बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? देखिए, अंत्योदय योजना का शुरुआत राजस्थान में सबसे पहले हुई थी। और अंत्योदय योजना क्या है, उसके मुख्य उद्देश्य क्या है, और कार्यक्रम के तहत इसकी पात्रताएं और व्यापक अर्थ क्या है इसका? महिला आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा, सशक्तिकरण, गरीबों और उनके अधिकारों के लिए बारे में जागरूकता करना, उन्हें सशक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अंत्योदय योजना यह सन 2000 में शुरू किया गया था। यह भारत सरकार की एक प्रमुख खाद्य सुरक्षा योजना है जिसका उद्देश्य देश के गरीबी परिवारों के समस्त दामों का खाद्यान्न उपलब्ध करवाना है। और इसी के तहत 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस के रूप में भी मनाया जाता है, उन जिन्होंने अंत्योदय के विचार को जन्म दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा आवास योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है? 10 लाख मकानों का निर्माण करना, बंधुआ मजदूरों की नियुक्ति करना, अनुसूचित जाति के सदस्यों को सस्ते आवास उपलब्ध करवाना, केंद्र द्वारा 10 करोड़ रुपए का प्रावधान करना। देखिए इसका आंसर कौन सा सही है? ए, बी, सी, डी? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इंदिरा आवास योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो एसटी एससी के व्यक्तित्व और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो अर्थात गरीबी रेखा से नीचे विचलित करने वाले व्यक्तियों के लिए था, अर्थात अनुसूचित जाति के सदस्यों को सस्ते आवास उपलब्ध करवाना। इस कार्यक्रम के तहत ये व्याख्या में इसका संक्षिप्त विवरण, जिसमें सामाजिक विकास, आर्थिक सशक्तिकरण और सुरक्षित आवास, समाज में सम्मान, अर्थात कोई भी झोपड़पट्टी में ना रहे, सभी को 4 दीवारी का घर ऊपर अवेलेबल हो उनके लिए। गरीबी रेखा से नीचे लाभार्थियों को गरीबी रेखा से नीचे का होना चाहिए, इसके लिए लाभ पात्रता क्या क्या होनी चाहिए जो वो था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक न्याय की मूलतः आवश्यकता क्यों है? सामाजिक न्याय की मूलतः आवश्यकता क्यों है? सामाजिक समावेशन और समन्वय के लिए, आर्थिक वृद्धि दर ऊंची करने के लिए, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, या निर्धनता कम करने के लिए? देखिए, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, इसकी आवश्यकता क्या है? कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, डी? चलिए इसका आंसर देखते हैं। यह सामाजिक समावेशन और समन्वय के लिए, अर्थात समाज में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना है, इसका मूलतः उद्देश्य है। और इसकी व्याख्या पूर्णतः कुछ इस प्रकार। इस शांति और सद्भावना इसका उद्देश्य में से एक है, और असमानता को कम करना, समाज में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना, जातिगत भेदभाव को कम करना, लैंगिक असमानता को खत्म करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन,
बजट में राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व घाटा क्या होता है? कुल प्राप्तियां कुल व्यय से अधिक, पूंजीगत व्यय अधिक, पूंजीगत तथा राजस्व प्राप्तियां, या राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है, या राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों के समान होता है। अर्थात घाटा क्या होता है? राजस्व घाटा। देखिए, इसका सही आंसर है सी। इसका सही आंसर है, क्योंकि राजस्व व्यय अर्थात जो योजनाएं हैं उनमें व्यय करना ज्यादा हो और राजस्व प्राप्तियां कम हो। जो पूंजीगत प्राप्तियां होती है, जैसे कि टैक्स वगैरह मिलना हो, रोड टोल टैक्स की बात ले लें अपन, तो जो रोड की कीमत है वो तो बहुत ज्यादा है, परंतु टैक्स जो वहां पर जो वाहन है उनका आवागमन कम है, तो प्राप्तियां कम होगी और व्यय ज्यादा हुआ है, तो इसे राजस्व घाटे में सुनिश्चित किया जाता है। इसकी पूर्णतः व्याख्या समझ में आ गया होगा राजस्व घाटा क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजकोषीय घाटे से क्या तात्पर्य है? कुल व्यय राजस्व प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्तियां। बी वाला है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, या कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस विनिवेश से प्राप्तियां, और डी वाला है कुल व्यय माइनस विनिवेश से प्राप्तियां। राजकोषीय घाटा क्या होता है? कुल व्यय माइनस राजकोषीय राजस्व प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्तियां, ये इसका सही आंसर है। अर्थात राजस्व घाटे की पूरी व्याख्या देखें तो कुल व्यय जो होता है उसको घटाते हैं राजस्व, जो कि टैक्स होता है, राज्य को टैक्स प्राप्त होता है, प्लस ऋणों की वसूली, जो कि जो राज्य के आधिकारिक बैंक है वो किसी को ऋण प्रोवाइड करवाते हैं, तो उनसे जो वसूली होती है, जो टैक्स प्राप्त होता है, उसको इसमें जोड़ा जाए राजस्व में, प्लस विनिवेश से प्राप्ति अर्थात पूंजीगत प्राप्तियां। जैसे कि हम टोल टैक्स का उदाहरण ले लेते हैं, उसमें विनिवेश से जो प्राप्तियां होती है उन तीनों को जोड़कर कुल व्यय, जो टोटल व्यय है राज्य का या केंद्र सरकार का, उसमें से घटाने पर जो राजकोषीय घाटा पूर्णतः घाटा प्राप्त होता है। समझ में आ गया होगा। इसकी व्याख्या आप भी खुद पढ़ सकते हैं। कम राजस्व संग्रह राजकोषीय घाटे के कारण क्या है? कुल सरकारी आय क्या होती है, और इसमें आय शुल्क, जुर्माने, जो स्टाम्प ड्यूटी, पेपर ड्यूटी वगैरह इनमें शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सार्वजनिक कर प्रणाली में एक देश एक कर की अवधारणा निहित है। एक देश एक कर किसमें की अवधारणा किसमें निहित है? निगम कर में, इनकम टैक्स में, वस्तु एवं सेवा कर में, या मूल्य वर्णित कर में? ए, बी, सी, डी, कौन सा आंसर सही है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसमें वस्तु एवं सेवा कर इसका सही आंसर है, जिसमें से एक देश एक कर जो है अवधारणा निहित है, जो कि देश में कार्यरत है जो युवा पीढ़ी है, जो प्राइवेट कंपनियों में जो और जो सभी व्यक्ति कार्यरत हैं, उन सभी से एक समान कर, और जो दुकानदारें हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो किसी निजी व्यक्ति जो टैक्स देता है, वो सभी पर एक समान लगता है, उसी को वस्तु एवं सेवा कर में शामिल किया जाता है। इसकी व्याख्या अभी स्क्रीन पर डाल दे रहा हूं, पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन। सूचियों का मिलान कीजिए। राष्ट्रीय महिला कोष, महिला समृद्धि योजना, इंदिरा महिला योजना और महिला समाख्या योजना, इनमें से कौन कौन से मिलान सही है? इनको मिलान भी करना है। राष्ट्रीय महिला कोष, चलिए इसका आंसर देखते हैं। राष्ट्रीय महिला कोष ये निर्धन महिलाओं की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरी करना है, ये इसका आंसर है 4। महिला समृद्धि योजना ये ग्रामीण महिलाओं में बचत को प्रोत्साहन देना है, महिला समृद्धि योजना। और इंदिरा महिला योजना ये महिला समानताओं के लिए शिक्षा इसकी प्राथमिकता थी। महिला समाख्या योजना ये महिलाओं की शक्ति संपन्नता को संपन्नता में तब्दील करना था। इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय महिला कोष के बारे में ये पूरी व्याख्या ये है, स्क्रीन पर डाल दे रहा हूं। और महिला समृद्धि योजना और इंदिरा महिला योजना के बारे में जो जानकारी है, ये 2 जानकारी इसमें है, स्क्रीन पर डाल दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन। महिला समाख्या योजना जो कि इस प्रकार है।
अगला क्वेश्चन, अल्पसंख्यकों के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम किसने दिया था? योजना आयोग ने, मनमोहन सिंह जी ने, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने या मंत्रिपरिषद ने? अल्पसंख्यकों जैसे अर्थात शेड्यूल ट्राइब जो पीपल है, जिन वो अल्पसंख्यक जनजातियों में शामिल होते हैं, उनके लिए 15 सूत्री कार्यक्रम किसने दिया था? ए, बी, सी, डी या मंत्रिपरिषद है जो प्रधानमंत्री की निजी सलाहकार परिषद होती है, राष्ट्रपति की सलाहकार परिषद होती है, राष्ट्रपति को सलाह देती है ये राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, और मनमोहन सिंह जी ने। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर मनमोहन सिंह जी ने दिया था 15 सूत्री कार्यक्रम, जिसके उद्देश्य कुछ इस प्रकार है। भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के सर्वांगीण विकास के लिए अर्थात सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षा, रोजगार, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक विकास में प्रदान करना था, अर्थात सामाजिक भागीदारी में एक समानता सुनिश्चित करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां, निम्न में से कौन गरीबी के आकलन से संबंधित नहीं है? कौन सी समिति? जेके मेहता समिति, वी.एम. दांडेकर, डी.टी. लकड़ावाला, बी.एम. मिनास? कौन सा सही? ए, बी, सी, डी? इसका सही आंसर है जेके मेहता समिति, जो कि गरीबी के आकलन से संबंधित नहीं थी। जेके मेहता समिति ये 1968 में वो भारतीय संघ के अध्यक्ष बने थे और उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख रूप से भी काम किया था। एनएसएसओ भारत सरकार के सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत काम करता है। इसकी व्याख्या पढ़ लीजिएगा। और इसका उद्देश्य क्या था? जेके मेहता समिति अमर्त्य सेन, महबूब अल हुक, सुरेश तेंदुलकर समिति। थैंक यू।